कोचिंग के वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रारंभ करते हैं एक्टिव पैसिव के कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आपको एक्टिव वॉइस चुनना है। यहाँ पर जो दिया गया है माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, तो याद रखिए वो पैसिव वॉइस में है। तो कभी भी यदि पैसिव वॉइस में हैज़ बीन मिले तो हमें क्वेश्चन में सर्च करना चाहिए हैज़, यानी इसका जो आंसर है वो देखें हैज़ किस में है, आपका केवल डी में है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हैज़ समवन हैज़ स्टोलन माई बुक। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन में अगर देखें तो कहीं भी समवन का जिक्र नहीं है, तो आंसर वाले में हमने समवन क्यों लिया। याद रखिए कभी भी यदि समवन हो या फिर समबडी हो, नोबडी हो या फिर पुलिस वर्ड हो, पब्लिक वर्ड हो, ऐसे जो वर्ड हैं वो अभी कभी भी अगर सेंटेंस के शुरुआत में होते हैं तो उसको अंत में पैसिव वॉइस में लिखना ज़रूरी नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, कहा गया है कि पुलिस, जैसे मैंने कहा कि चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि पुलिस के द्वारा, तो यह कहना शायद ज़रूरी नहीं है। अगर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा, बाय पुलिस शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेंस क्लियर है कि भाई अगर चोरों को गिरफ्तार किया गया है तो वो पुलिस ही करती है गिरफ्तार। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनको अंत में लिखना ज़रूरी नहीं होता है पैसिव वॉइस में, इसलिए बाय समवन यहाँ पर लिखना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यदि अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो हम इन चीज़ों का प्रयोग करते भी हैं। कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं, आगे हम इस सेशन में देखेंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हु डज़ नॉट ओबे यू। अब देखिए कभी भी अगर सेंटेंस के क्वेश्चन में यदि आपको हु मिल जाए, याद रखिएगा इस तरीके को, इससे बहुत आसानी होगी आपको उसको सर्च ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। कभी भी क्वेश्चन में यदि हु मिल जाए तो याद रखिए उसके आंसर में हमेशा बाय हुम होगा। कभी भी एक्टिव वॉइस में हु होगा तो पैसिव वॉइस में बाय हुम जरूर होगा। तो बाय हुम देखिए किस में है, ऑप्शन डी में। जबकि आपके सी वाला ऑप्शन में देखिए बाय हु लिखा है, बाय हुम नहीं लिखा हुआ है। तो बाय हुम देखना है हमें, WHOM। तो इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन हम थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी यहाँ पर एक्टिव में दिया गया है और आपको पैसिव यहाँ पर सर्च करना है। तो याद रखिए कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है ओपन द डोर। ओपन माने खोलना, खोलना क्या है, एक वर्ब है। तो जहाँ भी कोई सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाए तो याद रखिए उन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें लेट से उसकी शुरुआत करनी है। ओपन द डोर, यहाँ पर देखा जाए ओपन द डोर कहा गया है तो लेट द डोर बी ओपन, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। और अगर मान लो कि ये चीज़ कैसे स्टार्ट हो, प्लीज़ से स्टार्ट हो, तो प्लीज़ का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है तो उसके लिए हमें सेंटेंस बनाना है लेट द डोर बी ओपनड। अगला हम प्रश्न यहाँ देखते हैं, दे लॉफ्ड एट द जोकर। अब यहाँ पर दे लॉफ एट द जोकर जो वर्ड है, यहाँ पर देखा जाए तो इसका टेंस कौन सा है। टेंस यहाँ पर देखा जाए तो है आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि कभी भी कोई वर्ब मिल जाए और उसका रूप बदला बदला सा लगे। जैसे देखिए लॉफ वर्ड सही होता है लेकिन लॉफ्ट लिखा है, जैसे आई वेंट लिखा है तो वेंट नहीं होता, सही फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होता है। तो जब भी वेंट आ गया, आई वेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट है। आई सा, जबकि आई सी होता है शी का सही रूप के परिवर्तित रूप क्या हो गया, शा। यानी जब भी कभी भी बदला बदला सा रूप लगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वर्ब का बदला बदला रूप लगे तो समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो भी परिवर्तित रूप में यानी सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म केवल और केवल किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो जब भी कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है तो यहाँ वहाँ याद रखिए आपका कि पैसिव वॉइस में या वाज या वर का उपयोग किया जाता है। द जोकर वाज लॉफ्ड एट बाय देम। जो बीइंग शब्द है ये तो कंटिन्यूस में होता है, इसको हटा दीजिए। हैड बीन, हैज़ बीन, इनका इसमें प्रयोग होता ही नहीं है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका डी वाला। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉफ के साथ एट वर्ड प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी आपका देखा तो जाए तो ऑफ का एट का प्रयोग किया था। लॉफ वर्ड जो है वो अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है, उसको साथ में ही रखना है, उसको हमें अलग नहीं रखना है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, श्रेयल इज़ राइटिंग अ लेटर।
अब देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस टेंस में है और कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इज़ बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग आता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पहले वाले को हम रिजेक्ट कर दें क्योंकि यहाँ वाज लिखा है, और इज़ एम आर के साथ बीइंग होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे इज़ के साथ बीइंग नहीं है। वाज नहीं आएगा क्योंकि हमने बताया था इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला सही है। चलिए अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि बाय होम वर यू गिवन दिस ऑर्डर। यहाँ पर बाय होम लिखा गया है, तो कभी भी क्वेश्चन में हु रहता है तभी बाय होम का प्रयोग होता है, और वाज वर का प्रयोग तब होता है जब मान लीजिए एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो, यानी ये पैसिव में दिया है, हमें इसका एक्टिव ढूंढना है। तो एक्टिव में वो देखिए जो आंसर पास्ट इंडेफिनिट का हो और साथ में उसमें हु का प्रयोग किया गया हो, इसलिए केवल आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला सही है। आप देखिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। हैज़ का कोई सेंस ही नहीं, हेड का कोई सेंस नहीं है, आईएनजी फॉर्म तो होगी नहीं यहाँ पर, इसलिए आपका ये भी नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा ए वाला सही। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय द टीचर। ग्रामर इज टॉट टू अस बाय द जो टीचर लिखा है, यहाँ पर देखें इज एम आर के बाद कभी भी यदि थर्ड फॉर्म आए, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और इसका हमें करेक्ट एक्टिव वाइज चुनना है। तो एक्टिव वाइज में हमेशा याद रखिए कभी भी इज एम आर के साथ यदि थर्ड फॉर्म आ जाए मतलब वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा एस या ई एस का प्रयोग किया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, टीचर के साथ टीचर्स लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो यानी ये सब तो गलत हैं, ये सब होंगे नहीं यहाँ पर, इसलिए आंसर आपका कौन सही होगा, फर्स्ट वाला। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, डज सी डू हर ड्यूटी। अब यहाँ पर देखा जाए तो डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें आंसर जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा पैसिव में वाइज में इज एम आर का प्रयोग किया था, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हैज़ हैव को तो पहले रिजेक्ट कर दें हम, और यहाँ पर देखा ड्यूटीज शब्द का प्रयोग किया जबकि क्वेश्चन में ड्यूटी लिखा गया, इसलिए आपका ए भी गलत हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कम्प्लीटेड बाय मी। अब देखिए हैड नॉट बीन लिखा है, यानी ये पैसिव वॉइस है, हमें इसका एक्टिव वॉइस लिखना है। जब कभी भी हैड नॉट बीन है, इसका मतलब क्वेश्चन रहा होगा हेड में, हेड, यानी आंसर वो होगा जिसमें हेड नोट लगा हो। भी ये वाला हटा दीजिए पहले आप, द असाइनमेंट वाज नॉट इसको हटा दीजिए यहाँ से आप, और द आई हैड नॉट कम्प्लीटेड द असाइनमेंट और आई हैड नॉट बीन तो होगा नहीं क्योंकि बीन तो आंसर में है, तो यानी क्वेश्चन हेड में रहा होगा, तो यानी ये आपका आई हैड नॉट कम्प्लीटेड द असाइनमेंट का सही होगा, द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कम्प्लीटेड बाय मी। इस तरह से आपका ये आपका 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपने अपना मुझे कीमती समय दिया। अगली वीडियो में हम इसका आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।